देखिए अब हम शुरू करते हैं अध्याय 2। पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था ईंट, हड्डी और मनके, किससे संबंधित? सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में हमने पूरा का पूरा बात पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय हमारा है राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राजा, किसान और साथ ही साथ उसके द्वारा बनाया गया नगर, और उन नगरों से प्रारंभिक राज्य की स्थापना हुई। और जब राज्य बना तो राज्य को चलाने के लिए प्रशासन के साथ साथ अर्थव्यवस्थाओं की भी आवश्यकता पड़ी। उन समय के अर्थव्यवस्थाओं को हम देखेंगे। तो राज्य कब बनना शुरू हुआ? राज्य बनने का जो काल शुरू हुआ वो मौर्य काल से लेके गुप्त काल तक के बीच। इसके पहले आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल था लगभग 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। इसके बाद 1500 से 600 बीसी तक आता है वैदिक सभ्यता, जिसको हम कहते हैं वैदिक काल। यहाँ पर भी है वैदिक काल 1500 से 1000। फिर इसके पीछे आ जाएंगे हम 600 बीसी। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग था ऋग्वैदिक काल। इसके अंतर्गत ऋग्वेद की रचना हुई थी, और इसके बाद का जो काल था इसमें और 3 वेद की रचना हुई थी। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 के बीच माना जाता है, जबकि और जो 3 वेद का निर्माण हुआ था वो 1000 से लेके 600 बीसी के बीच माना जाता है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, 1500 से 600 के बीच में, 1500 से 1000 और 1000 से 600। क्लियर है यहाँ? अब दो सभ्यता के बाद अब आएगा बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत होगी, और उनकी जो शुरुआत होगी वो 600 बीसी के बाद। क्योंकि 600 बीसी तक में जो धर्म था वो मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता पर आधारित था। देवी देवताओं का लोग पूजा करते थे, कर्मकांड पर विश्वास करते थे, तरह तरह के यज्ञ होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि ऋग्वैदिक काल तक तो स्थिति ठीक रही, लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद जो काल था उनको कहा गया उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में स्थितियां खराब होने लगी। पंद्रह सौ से 1000 बीसी के बीच के काल को ऋग्वैदिक, 1000 बीसी से 600 बीसी के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी, महिलाओं को अधिकार था, सारे लोग मिलजुल कर रहते थे, जाति प्रथा यहाँ ज़्यादा थी नहीं, और वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो था कर्म के आधार पर बटा था। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण उन व्यक्ति को कहा जाता था जिसका संबंध शिक्षा से होता था, सीधा कह सकते विद्वान, ज्ञान के महाराजा। क्षत्रिय, इनका संबंध बल से था, मतलब जो ताकतवर व्यक्ति है, जो किसी की रक्षा कर सकते हैं। रक्षा किसका करेगा? जहाँ लोग रहते हैं, जिस समाज में वो रहते हैं, उसका जहाँ रक्षा करेगा, वैसे व्यक्ति जो रक्षक होंगे, ताकतवर होंगे, वो कहलाएंगे क्षेत्रीय। अब राज्य को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होगी, व्यापार वाणिज्य होना जरूरी है। तो व्यापार वाणिज्य के लिए जिस वर्ग को कहा गया वो वर्ग था क्या? वैश्य। तो वैसे लोग जो व्यापार से संबंधित थे वो क्या कहलाए? वैश्य।
और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सेवा करते थे, जैसे गांव में झाड़ू लगाना या बाल काटना या अन्य ऐसे कार्य जो गांव के साफ सफाई या अन्य चीज़ों में वो अपना योगदान देते थे, वैसे लोगों को क्या कहा जाता था? शूद्र। यहाँ तक ये व्यवस्थाएं थी। जो लोग भी, इसमें से कोई भी लोग जो शिक्षा दे रहा है, क्या कहलाता था? ब्राह्मण। जो हट्टा कट्टा जन्म लिया, चाहे किसी के माँ बाप, पहले कोई भी हो, माँ बाप अगर शूद्र की गिनती मारा, उसका बेटा ताकतवर आ गया और वो सक्षम है कि गांव की या समाज की रक्षा कर सके, वैसे लोगों को क्या कहा जाने लगा? क्षत्रिय। लेकिन जब ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक का काल आया तो यहां पर व्यवस्थाएं चेंज होने लगी। अब वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न हो गया जाति व्यवस्था। आधार क्या हो गया कि अगर ब्राह्मण, कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और उसके पास ज्ञान है, तब इसका जो पुत्र जन्म ले रहा है, भले उसके पास कोई ज्ञान ना हो, कहा यह भी क्या होगा? ब्राह्मण होगा। ये स्थिति वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में ला दिया। अब आधार कर्म ना होकर क्या हो गया? जन्म। जन्म के आधार पर जब आप व्यक्ति को जन्म के आधार पर बांटना शुरू कर दे तो वो हो जाएगा जाति। जब आप कर्म के आधार पर बांटिएगा तो वो हो जाएगा वर्ण। तो इस काल में स्थिति क्या हो गई कि अब कहा ब्राह्मण का बेटा मूर्ख भी है तो वो ब्राह्मण ही होगा। आपके पास ताकत है भी नहीं, फिर भी आप क्षत्रिय का संतान है तो क्षत्रिय ही कहलाएंगे। व्यापारी, व्यापार बिजनेस के बारे में आपको जीरो नॉलेज है, फिर भी आप व्यापारी वर्ग के लोग ही कहलाएंगे। और शूद्र का बेटा क्या कहलाएगा? शूद्र, भले वो ज्ञानी हो। तो ये जाति व्यवस्था लेके आ गया। और यहां पर क्या हो गई? महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई। यहां पर छुआछूत बढ़ गया, घृणाएं बढ़ गई, ऊंच नीच पैदा होना शुरू हो गया। अब जो ब्राह्मण वर्ग, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, छोटे वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव शुरू कर दिया। कर्मकांड इस प्रकार से हो गया कि अब छोटा छोटा पूजा भी करवाना हो तो बहुत सारा दान देना पड़ता था। लोग विवश होने लगे। तो जो भी व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्थाओं में क्या उत्पन्न हो गई? गड़बड़ी। प्रदूषण फैल गया। तो प्रदूषण जब उत्पन्न होगा तो कोई न कोई विकल्प अपने आप सामने आएगा। लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कोई न कोई सामने आएगा। तो 600 BC के आसपास इस देश में दो धर्म आए। एक गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म लाया और जैन, महावीर जैन के नेतृत्व में जैन धर्म आया। ऐसे तो महावीर जैन 24वें और अंतिम तीर्थंकर है, पहला कोई और है। तो यहां पर जो है बौद्ध और जैन, बौद्ध में क्या किया गया कि ये जो भेदभाव हो रहा था, कर्म कांड हो रहा था, इनसे लोगों को क्या दिला दिया? मुक्ति। कहा नहीं, कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। ये दोनों का स्पष्ट कहना था कि ईश्वर है ही नहीं। जब ईश्वर है ही नहीं तो पूजा पाठ काहे के लिए इतना प्रकार का कर्म कांड करेंगे? कोई छुआछूत नहीं, आइए सब मिलजुल कर खाइए, बैठिए। और यहां पर क्या था? भेदभाव। तो लोग कहां जाएंगे? लोग यहां रहना पसंद करेंगे कि यहां आना पसंद करेंगे? तो लोग यहां से यहां आना पसंद करेंगे। और धीरे धीरे बौद्ध जैन ही नहीं, समय समय के साथ इसमें भी कुछ गड़बड़ी पैदा हुआ, प्रदूषण आया, गंदगियां आई, फिर ये टूटा, फिर नया धर्म बना। इस प्रकार से बनते बनते आज पूरा दुनिया में देखा जाए तो हजारों धर्म होंगे, हजारों पंथ होंगे, जिसकी मान्यताएं अलग अलग है। ठीक, तो हम मुख्य रूप से 600 BC के बाद का जो भारत है, उस भारत में कुछ व्यापक परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन क्या थे कि वैदिक काल में, जब आप वैदिक काल में देखेंगे तो मध्य एशिया से जो आर्य आए थे वो छोटे छोटे बस्तियों में रहते थे।
पहले छोटा छोटा कहिए टेंट गाड़ के झोपड़ी डाल के रहता था, जिसको कबीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कबीला। अब यही झोपड़ी थोड़ा, यही भाग थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको जन कहा जाने लगा। अब यही जन बहुत बड़ा हो गया, इसको कहा जाने लगा महाजन, और इसी से बना महाजन पद, और यही महाजन पद राज्य कहलाया। तो आपका चैप्टर है क्या? आरंभिक राज। तो आरंभिक राज के रूप में क्या आया था? महाजन पद। कब आया? वैदिक काल के बाद, क्योंकि वैदिक काल में लोग छोटे छोटे कबीले में या जन में रहते थे, वही जन बड़ा हो गया और कहलाया महाजन पद। अब बात यहां पर यह आएगा कि महाजन पद की संख्या कितनी थी, कितने बड़े बड़े राज थे। अब उन राज्यों में भी ताकतवर कौन था, वहां पर किन किन वंशों ने शासन किया, कौन कौन राजा हुए, कौन ताकतवर या शक्तिशाली राज था, इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये सारी बातें इन चैप्टर में आएंगे तो इनके लिए कोई ना कोई तो स्रोत होगा, कोई ना कोई तो साक्ष्य होगा, कहीं ना कहीं से तो ऐसी घटना या महाजन पद होने का प्रमाण होगा। वो प्रमाण कितने हो सकते हैं? तो देखिए प्रमाण कितने होंगे, इनको हम अगर देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के स्रोत। जब भी हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानना चाहेंगे तो उसके लिए प्रमाण चाहिए कि उस समय जो घटना घटी है, क्या क्या हुई, कोई न कोई तो लिखा होगा, कहीं न कहीं तो उसका सबूत होगा। उस सबूत को स्रोत कहते हैं, और उस स्रोत को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3। पहला स्रोत अगर आप देखें तो वो होगा साहित्यिक स्रोत, पहला। दूसरा स्रोत अगर आप देखेंगे तो वो होगा पुरातात्विक, और तीसरा जो होगा वो होगा विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या क्या आपने पढ़ा? पहला साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको मिलेगा क्या? बहुत सारे लेखक हुए होंगे, कवि हुए होंगे उस जमाने में। अब उस जमाने में अगर वो लेखक हैं, कवि हैं, तो वो उस समय की बातों को अपने काव्य में, अपने लेखन में कहीं न कहीं लिखा होगा। अगर अभी हमको कहा जाए एक किताब लिखिए, हम अगर लेखक हैं तो निश्चित तौर पर हम इस समय के बारे में कुछ ना कुछ लिखेंगे। कोई भी घटना अगर हम लिखेंगे तो जरूर जिक्र करेंगे कि आज के दौर में स्मार्टफोन है, डिजिटल टीवी है, ये सारा दौर आएगा, कहीं न कहीं कोई न कोई लेखक जरूर लिखेगा। उस समय का जो दौर रहा होगा लेखकों ने लिखा होगा, और वो लेखन जो है साहित्यिक स्रोत के रूप में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम दो स्रोत को पढ़ेंगे। पहला स्रोत होगा हमारा धार्मिक स्रोत, और दूसरा होगा लौकिक साहित्य। धार्मिक स्रोत के अंतर्गत क्या होगा? बहुत सारे धार्मिक पुस्तक लिखे गए थे, जिसमें से 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर इतनी बड़ी पुस्तक लिखी गई है, वो भी आज से 1500 से 600 BC पूर्व, अगर आज से कहा जाए तो लगभग 3500 वर्ष पहले
लिखी गई है तो कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ चीजें उस समय की जरूर होगी। यहां से भी कुछ ना कुछ बातें हमको प्राप्त होती है। तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनकी जानकारी हमें कौन देता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल अर्थात 10 अध्याय हैं। इसके 10वें मंडल में जिक्र किया गया है कि ऋग्वैदिक काल में कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे। इससे पता चल रहा है कि आज से लगभग 3500 साल पूर्व अर्थात 1500 BC से 620 के बीच में भी वर्ण व्यवस्थाएं थी। लोग टुकड़ों में बटे थे। पुस्तक हमें जानकारी दे दी। यहां पर बहुत सारा मंत्र है जो भगवान को समर्पित है, ईश्वर को समर्पित है। तो इससे यह भी पता चलेगा कि उस समय के लोगों को भी ईश्वर की जानकारी थी। वे लोग भी ईश्वर पर विश्वास करते थे। यह स्रोत पता चल रहा कि आज से 3500 साल पहले के लोग क्या सोचते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे पुस्तक आपने पढ़ा। ऋग्वैदिक में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आ गया। फिर बौद्ध आया तो बौद्ध धर्म में भी कई पुस्तकें आई। फिर आपका जैन आया तो जैन में भी बहुत सारी पुस्तकें आई। बौद्ध में त्रिपिटक, 3 त्रिपिटक, इसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिपिटक आया, जातक आया। ये सारी पुस्तकें आज हमारे समक्ष पर मौजूद है। जैन धर्म में आगम आया, भगवती सूत्र आया। ये सारे किताबें आज भी हमारे पास मौजूद है और इन किताबों से हमें उस समय की जानकारी, उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। क्लियर है? इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ में और भी आप देखेंगे, रामायण, महाभारत। रामायण में हम अयोध्या का जिक्र करते हैं, हम नहीं करते हैं, ये पुस्तक करती है। और यहाँ पर राजा दशरथ, राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, श्रीलंका का जिक्र होता है, मिथिला का जिक्र होता है, सीता की जन्मभूमि, और भी कई क्षेत्रों का जिक्र होता है। राम सेतु का जिक्र होता है जो समुद्र पर बनाया गया उस समय का ब्रिज था। आज भी कुछ उसके अवशेष हैं, मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पुस्तक से जब मिलाया जाता है तो लगता है कि उस समय वास्तव में इतिहास ऐसा ही रहा होगा, वास्तव में लोग इस प्रकार से रहते होंगे। महाभारत की बात करें तो महाभारत में कुरुक्षेत्र का मैदान का जिक्र किया है। आज भी ये मौजूद है हरियाणा वाले क्षेत्र में। पांचाल, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आदि नगरों के बारे में जिक्र किया है और 16 महाजनपदों में हम इन राज्यों को भी पढ़ेंगे। ये सारी बातें हैं जो हमें कहां से प्राप्त होता है? धार्मिक ग्रंथ से। तो धार्मिक स्रोत के अंतर्गत अगर आप लिखेंगे, आपसे कहा जाएगा कि प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को लिखे, तो आप कहिएगा इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। एक धार्मिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होगा क्या? धार्मिक स्रोत। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। देखिए कैसे कैसे। एक था ब्राह्मण साहित्य जिसके अंतर्गत 4 वेद आ जाता है और भी सारे ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, स्मृति ग्रंथ आते हैं। बौद्ध साहित्य जिसके अंतर्गत अभी आपको बताया त्रिपिटक आता है और जातक आती है। जैन में आगम आ जाता है। फिर महाकाव्य दुनिया में 2 ही है, रामायण और महाभारत। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत अरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक आदि एवं जैन साहित्य के अंतर्गत आगम, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र आदि ग्रंथ आते हैं और महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत। यहाँ से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो साहित्य है वो है क्या? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, इस साहित्य के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहे हैं और यहाँ के बारे में लिखे हैं, जीवनी लिखे हैं। अगर आप उसमें से देख लें चाणक्य को, चाणक्य का नाम तो लगभग सभी लोग जानते हैं।
इसी का दूसरा नाम है कौटिल्य, और चाणक्य का तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। देखिए, एक व्यक्ति का 3-3 नाम, क्या बात है। और इसने एक बेहतरीन पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में हमें मौर्य काल और मौर्य काल से पहले की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सिकंदर भारत आए थे दुनिया को जीत करके, ये सारी बातों का जिक्र कहां पर मिलता है? अर्थशास्त्र। ये किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया लौकिक साहित्य है। कई है, कलहन ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी। देखिए, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कलहन नामक लेखिका ने राजतरंगिणी लिखी, और यह कश्मीर के इतिहास को बतलाता है। और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में अगर ले तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ऑब्जेक्टिव पूछा है, मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? विशाख दत्त। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। पतंजलि शुंग सम्राट और पुष्यमित्र शुंग का महाभास नामक जो पुस्तक लिखा है, ये 3 व्यक्ति मिलकर लिखे हैं, पतंजलि, शुंग सम्राट, पुष्यमित्र शुंग। कालिदास ने भी कई पुस्तकें लिखी है, और उसमें से एक है मालविकाग्निमित्रम। एवं जीवनी ग्रंथ में अगर आप आ जाए तो अश्वघोष द्वारा लिखा गया है बोधचरित, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है हर्षचरित, और चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज राजसो। पृथ्वीराज चौहान राजा है ना, उसके इतिहास की कहानी। पृथ्वीराज भी बहुत वीर प्रतापी राजा माने जाते थे, बहुत ही ताकतवर, और उनका जो जीवनी मिलता है वो किसमें मिलता है? पृथ्वीराज राजसो में, और लिखा है किसने? चंद्रवरदाई। इससे भी हमें भारत इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो 2 बातों को हमने पढ़ा। 2 बातें कौन कौन? एक था धार्मिक स्रोत और दूसरा लौकिक। धार्मिक स्रोत में 4 चीजें आएंगी। पहला आएगा आपका ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपका वेद आ जाएगा और ब्राह्मण ग्रंथ। वेद कितने हो गए? 4। दूसरा आ जाएगा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में आप त्रिपिटक को लीजिएगा और जातक। तीसरा आ जाएगा आपका जैन साहित्य। जैन साहित्य में आपका आगम आ जाएगा, कल्पसूत्र आ जाएगा, भगवती सूत्र आ जाएगा, और भी ग्रंथ आएंगे। और महाकाव्य 2 ही है, रामायण और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2, रामायण और महाभारत। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव में कई आएगा। ये वाला पॉइंट एकदम ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। कई क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने या चाणक्य ने या विष्णुगुप्त। क्वेश्चन पूछेगा कि राजतरंगिणी को किसने लिखा है? कलहन ने। राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसके इतिहास की जानकारी देती है? तो कश्मीर की। कहेगा मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। पाणिनि द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखी गई है? अष्टाध्यायी। इतना बेहतरीन चीज है। चंद्रवरदाई ने किस पुस्तक को लिखा? पृथ्वीराज राजसो। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट। बुद्धचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? अश्वघोष। ये सारा ऑब्जेक्टिव जो आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में सारा का सारा पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव, ये 2 भाग हो गया। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा में है पुरातात्विक स्रोत। पहला था साहित्यिक स्रोत, अब दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व मतलब जब हमने मिट्टी को खोदा होगा तो कुछ सिक्के, कुछ आकार के पत्थर या और भी कई स्तंभ मिले होंगे जिसमें कुछ न कुछ क्या लिखा होगा या कोई न कोई आकृति बनी होगी।
उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आप गुफा भी देख सकते हैं, स्तंभ लेख भी देख सकते हैं, पत्थरों पर भी लेख देख सकते हैं। देखिए, अगर सिक्का मिलता है ये भी कहाँ से मिलेगा? जमीन के अंदर, या जमीन पर, क्या आकाश में? जमीन के अंदर। यहाँ कुछ पत्थरों में कुछ ना कुछ लिखा है, यहाँ पर भी पत्थरों में कुछ ना कुछ लिखा है, और कुछ ना कुछ लिखा जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो जान जाते हैं कि उस समय क्या लिखा गया है, और इससे हमें उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। दो बातें। तीसरा बात यह हुआ होगा कि भारत जो है, कहा जाता है कि यह ज्ञान का केंद्र था। नालंदा और तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय यही मौजूद थे, और दुनिया के लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे, और कई विदेशी यात्री यहां आए घूमने के लिए कि देखें भारत कैसा है। सोने की चिड़िया कहा जाता था, ज्ञान का केंद्र कहा जाता था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आते थे, घूमने के लिए भी आते थे। जब यहां घूमा तो घूमने के साथ साथ वो लोग डायरी लिए और डायरी में कुछ बातों को लिखा। जब वो घूमे तो घूमने के दौरान जो कुछ लिखा, आप भी कहीं घूमने जाएंगे तो डायरी में नोट करेंगे कि हम दार्जिलिंग गए, दार्जिलिंग में हमने एक पहाड़ को देखा, झूलता हुआ पहाड़। लिखने की अगर आदत है तो बहुत सारे लोग लिखते हैं। जब आप यात्रा के दौरान कुछ लिखते हैं तो उसको कहते हैं यात्रा वृत्तांत। रे शुरू कर देते हो। यात्रा वृत्तांत। आप भी कहीं जाएंगे, कुछ न कुछ लिखते जाएंगे। हमने मेला गया, मेला में गुपचुप खाया, रेलगाड़ी वाला झुलवा में घुमा, कुछ न कुछ। कोई बच्चा अगर देख के आता मेला तो बताता है कि हमने ये किया, वो किया, एगो गुब्बारा खरीदे थे रास्ते में फूट गया। ये सारी बात बताता है घर में, और इन्हीं चीजों को जब वो लिख लेगा तो वो कहलाएगा उसका यात्रा वृत्तांत। तो जब विदेशी यात्री यहाँ आते थे, खूबसूरत देश में घूम रहा, आज की तरह नहीं, उस समय और भी बेहतर देश था ये। खूबसूरत देश में घूमा, जगह जगह ये गए और उन्होंने अपनी बातों को, जो जो देखा, अपनी बातों को लिखा, और उस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और उसमें से प्रमुख जो थे वो थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत थे, जिसको सिकंदर ने भेजा था, और इसने यहां पर एक पुस्तक को लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। कई बार पूछा गया कि इंडिका को किसने लिखा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश को पढ़ेंगे। कौन था ये? तो ये राजदूत था। इस पुस्तक से हमें मौर्य काल के समय की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि मौर्य काल के समय भारत में किस प्रकार के सामाजिक परिवेश थे। तो विदेशी यात्रियों के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत इतिहास को जानने के धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोतों में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको वास्तव में सही इतिहास को जानना, धर्मनिरपेक्ष साहित्य को जानना है, साक्ष्य को जानना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी विदेशी यात्रा वृत्तांत। जैसे अगर आपका अपना दही है तो सुने होंगे किसी का दही अगर खट्टा भी होता है तो कहावत है, अपना दही सब कोई मीठा कहता है। अगर हम अपने बारे में लिखेंगे तो कभी हम अपना बुराई कभी लिखेंगे? हमेशा हम लिखेंगे अच्छा चीज, हम ये करते थे, वो जितना हमारा बुराई था हम उस किताब में उसको लिखेंगे ही नहीं। लेकिन हमारे बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा तो वो हमारा अच्छाई को भी लिखेगा और हमारा बुराई। तो जब विदेशी यात्री आता था तो विदेशी यात्री को भारत से कोई लेना देना थोड़ी था। वो भारत में जो अच्छा चीज था अच्छा चीज को लिखा, और खराब जो था खराब चीज को भी लिखा। और अधिकतर जो भारत के लोग लिखते थे वो भारत के बारे में हमेशा क्या लिखता था? अच्छा। बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो राजा महाराजा के दरबार में कवि होते थे। कवि राजा के बारे में लिखता था और राजा को सुनाता था, राजा पर
काव्य लिख दिया, राजा पर शायर लिख दिया, और जब दरबार लगती थी तो राजा के सामने वो पेश करते थे, और राजा जब प्रसन्न होता था तो खुश होकर, प्रसन्न होकर इनाम उसको दिया जाता था। लो ये मोतियों का माला, हीरा, एक घैला एक घड़ा सोना भर के दे दूं। तो ध्यान रहे कि वो जो दरबारी कवि है जब भी लिखेगा राजा का बुराई लिखेगा या बड़ाई लिखेगा। बुराई अगर लिखेगा तो उसको कोई भी इनाम नहीं। और कहीं राजा गुस्सा गया कि अरे इसको उठाओ 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 और तुरंत में फांसी पर चढ़ा दो, लटकाइए देगा बीच दरबार में। लेकिन उसी को जब कोई बाहरी आदमी देखेगा तो वो उनका दोनों पक्ष के बारे में बताएगा कि ये शौकीन था, ठाट बाट से रहता था, लेकिन प्रजा पर ध्यान नहीं देता था, या ये भी कह सकता है कि ये राजा बहुत ही ज़्यादा प्रजा का ख्याल रखता था। दोनों बातें हो सकती थी। और ये बात कौन लिखेगा? तीसरा व्यक्ति। और जब भी विदेशी व्यक्ति ने कुछ बातों को लिखा है तो उसी से हमें अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो महत्वपूर्ण इतिहास जो माना जाता है खास करके विदेशी लेखकों द्वारा लिखा गया इतिहास। भारतीय लेखकों द्वारा लिखा गया इतिहास ये भी कह सकते हैं कि वो अपना वाहवाही करने के लिए इतिहास को लिख सकते हैं। तो हमने 3 बातों को पढ़ा। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो 3 स्रोत थे उसमें से पहला स्रोत हमने पढ़ा साहित्यिक स्रोत, जिसको 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक और लौकिक। दूसरा हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत पत्थर, अभिलेख, स्तंभलेख, सिक्के आदि प्राप्त हुए। और तीसरा हमने पढ़ा यात्रा वृत्तांत, अर्थात विदेशी यात्रियों द्वारा अपने अपने विवरणों में लिखा गया भारत के संबंध में कुछ बातें। इन तीनों से हमें भारत इतिहास की जानकारी प्राप्त हो गई। क्लियर? अब हम चलते हैं अगला टॉपिक। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन यहां से आएगा आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग में अगर पूछेगा कि भारत इतिहास के अध्ययन के स्रोतों पर प्रकाश डाले या अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं, अध्ययन के स्रोतों का वर्णन करें, तो आप कह सकते हैं कि भारत इतिहास, प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के स्रोत निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार से हो सकते हैं। फलना, चिलना, हिलना, तीनों आप लिख सकते हैं। अब बात आ रही है अभिलेख। अभिलेख किसको कहेंगे? व्हाट इज अभिलेख? लेख मतलब हमको लग रहा है कि लिखावट। क्या हमको भी कहा जाता है कि गाय पर लेख लिखो? छोटे छोटे बच्चों को आप लोग को भी कहा गया होगा घोड़ा पर लेख लिख के आना, कुत्ता का बच्चा पर लेख लिख के आना, कुत्ता पर लेख लिख के आना। ये सारी बातें आपको कहा होगा। लेख के आगे क्या लिखा है? अभिलेख। तो अभिलेख कहेंगे किसको? पत्थरों, धातुओं, मिट्टी के बर्तनों, ये जो ठोस पदार्थ होता है उनमें बहुत सारी चीजों को लिखा जाता था और आज भी लोग लिखते हैं। आज भी कम से कम कंपनी का नाम जरूर लिख देते हैं। जैसे आप कोई लोहा का सामान ले लीजिएगा तो लोहा के सामान में देखिएगा लिखल होगा। अगर आप टाटा का लेते हैं तो लिखा होगा टाटा, फाटा का लेते हैं तो फाटा, डाटा का डाटा, लिखा जरूर होगा। उसी तरह से उस समय भी पत्थरों में, बर्तनों में, धातुओं में, जैसे सिक्का, सिक्का में भी लिख दिया। आज भी सिक्का में देखिएगा तो सिक्का में लिखा होता भारत रिजर्व बैंक, 1 रुपया का बना दिया, इधर धान, गेहूं आदि का कुछ ना कुछ चित्र बना के रख दिया। ये सारी चीजें कुछ ना कुछ लिखी रहती है और इसी को कहा जाता है क्या? अभिलेख। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभिलेख किसे कहते हैं या अभिलेख से आप क्या समझते हैं? आप आसानी से लिख देंगे 2 नंबर में। अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि पत्थरों, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं। अब अगला, अभिलेख के महत्व क्या है? आखिर भैया अभिलेख का क्या महत्व होगा?
तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए अभिलेख का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बड़े बड़े गुफा मिले, राजा महाराजा का महल रह जाता है, भले राजा महाराजा रहे चाहे ना रहे। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल है, शाहजहां नहीं है। लाल किला, कुतुब मीनार, चित्तौड़गढ़ का किला, बहुत सारे महल आज आपको इस देश में मिलेंगे, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल आपको मिलेंगे, लेकिन उसको बनाने वाले नहीं, और उसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है, और उस लिखावट से हमें उस समय के इतिहास की जानकारी हो जाती है। आज भी हम लोग देखो, अगर एक सड़क मुखिया जी बनाते हैं तो यहाँ पर जो है एक बड़का सा पत्थर लगवाते हैं, इसमें लिखा जाता है श्री फलना के कर कमलों द्वारा ये मार्ग को यहाँ से वहाँ तक बनवाया गया। विधायक, प्रधानमंत्री जो भी है वो पत्थर में लिखवा देते, यही तो अभिलेख है। और हो सकता है इस पृथ्वी पर प्रलय आएगा और ये पत्थर सब टूट करके गिरेगा, आदमी तो रहेगा नहीं, फिर हम ही लोग की तरह लोग इस संसार में आएंगे, फिर वो खुदाई करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा और इसको देखेगा, देखो पत्थर में कुछ लिखा हुआ है, फलना फलना फलना, यहाँ से वहाँ तक सड़क बना हुआ था कर कमलों द्वारा। कहा जाएगा कि उस समय के लोगों को सड़क बनाने की जानकारी थी। यही तो अभिलेख है और यही हुआ होगा उस समय। तो अभिलेख के द्वारा हम विभिन्न शासकों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं, और खास करके बहुत सारे जो शासक थे पत्थरों पर स्तंभ, स्तंभ मतलब घर का जो खुट्टा होता, गुफा के सामने जो दरवाजा होता, वहां पर जो किवाड़ बनाया गया दरवाजा, उस पर कुछ न कुछ लिखवाते थे या अपने बारे में ही लिखवा देते थे। इसी को स्तंभ लेख, गुहालेख या शिलालेख कहा जाता है। तो अभिलेख को भी 3 भागों में बांटेंगे हम। उसमें होगा, एक होगा शिलालेख, दूसरा होगा गुहालेख और तीसरा होगा स्तंभ लेख। शिलालेख, शिला मतलब क्या होता है? पत्थर, पत्थर पर ऐसे कुछ न कुछ लिखवा दिए। जैसे आज भी मुखिया जी या विधायक या सांसद कुछ न कुछ चीजों का उद्घाटन करते हैं तो उसके आगे पत्थर पर लिखवा देते हैं। क्या लिखवाते हैं? दूसरे का नाम, अपना नाम। कौन सी के लिए? बेइज्जती के लिए। लोग जानेगा कि इसी ने ये चीज करवाया। तो राजा महाराजा भी लिखवाते थे। जब वो पत्थरों पे लिखाते थे तो शिलालेख या स्तंभ, महल है, महल के स्तंभ पर, पूरा का पूरा स्तंभ पर, खुट्टा पर लिखवा दिया। आपको दिखाएंगे अगला पीपीटी में। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ लिखाते थे, उसको कहेंगे स्तंभ लेख। गुहालेख, गुफा है, गुफा के अंदर जो लिखवा दिया उसको क्या कहा गया? गुहालेख। और इससे हमें क्या प्राप्त होती है? उस समय के या उस राजा के साम्राज्य के बारे में, उस राजा के समय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिलेख के महत्वों पर प्रकाश डाले या अभिलेख के महत्व को लिखे, आप आसानी से लिख सकते हैं कि अभिलेखों में तथ्ययुगीन मतलब उस समय के शासक अपने उपलब्धियों, विचारों एवं क्रियाकलापों आदि को क्या करते थे? लिखवाते थे, जिससे हमें उस समय के संस्कृति, समाज, विचार, भौगोलिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी। रे अभिलेख भारतीय इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था, और जब तक हमें अभिलेख प्राप्त नहीं होगा हम भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। जो साहित्य ग्रंथ था उनमें ऐसा बात नहीं था कि पूरा का पूरा इतिहास लिखा हुआ था, नहीं, उनके बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई थी, सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में था, लेकिन धरातल पर क्या था? उनके लिए जरूरी था क्या? अभिलेख। तो अभिलेख इकट्ठा करने के लिए 1886 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना की।
भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी, पिछला चैप्टर में हमने पढ़ा था, और पहला डायरेक्टर था अलेक्जेंडर कनिंघम। और उसके बाद जॉन मार्शल बना, और उसी के नेतृत्व में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। हमारे लोगों ने, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और अन्य लोगों ने मिलकर कई स्थल खोजे थे। इसी विभाग में, इस अभिलेख में जो बातें लिखी हुई है, इसको पढ़ना इतना आसान तो है नहीं। इसको पढ़ने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। किस लैंग्वेज, किस भाषा में लिखा गया है, इसको जानने की आवश्यकता है। और इसके लिए इसने एक अध्ययनशाला बनाया, जिस अध्ययनशाला का नाम रखा अभिलेख अध्ययन शाखा। सबसे जो प्राचीनतम अभिलेख हमें प्राप्त हुआ, पत्थर हमें प्राप्त हुआ, शिलालेख प्राप्त हुआ, गुहालेख प्राप्त हुआ, उनकी भाषा थी प्राकृत। अब आप कहिएगा सर कि प्राकृत भाषा बोली कब जाती थी, किसके समय? तो प्राकृत भाषा बौद्ध के समय बोली जाती थी, जो जिस समय गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने, जैन के समय, बौद्ध पाली भाषा जैन के समय। तो महावीर जैन ने जो अपना उपदेश दिया था, वो उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत। और बौद्ध और जैन का कार्यकाल था 600 BC के बाद। लेकिन जो वेद थे, 4 वेद, कौन कौन? ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ये 1500 से 600 BC के बीच थे। और ऋग्वेद जिस भाषा में लिखा गया था, उस भाषा को हम कहते हैं संस्कृत। संस्कृत। तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में कैसे हो गया? हमें समझना पड़ेगा अभिलेख और साहित्य लेख में अंतर। तो अभी हमने अभिलेख के बारे में पढ़ा कि अभिलेख का अर्थ क्या होता है? पत्थरों, बर्तनों या स्तंभों या गुफाओं में लिखा गया लेख। और ये तो किताबों में ना लिखा गया है, ये वेद कहाँ लिखा गया? किताबों में। ये पत्थरों में लिखा गया, कागजों पर लिखा गया होगा या पत्तों पर लिखा गया, पत्थरों पे थोड़ी लिखा गया है। तो ये अभिलेख नहीं हुआ। अभिलेख के रूप में 600 BC में प्राकृत भाषा में हमें कुछ शिलालेख प्राप्त हुए, और वो भाषा जो थी वो क्या थी? प्राकृत। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिया रहेगा संस्कृत, बी में रहेगा पाली, सी में रहेगा प्राकृत और डी में रहेगा मगधी। और अधिकतर बच्चे मार के आएंगे संस्कृत। संस्कृत लेख था, अभिलेख नहीं था। आपको मारना कहाँ है? प्राकृत। अगर पूछा यह जाएगा कि सबसे प्राचीनतम लेख किस भाषा में प्राप्त हुआ है, उस स्थिति में आप मारेंगे क्या? संस्कृत। अभिलेख प्राकृत। कंफ्यूजन करेगा, पैदा करता है। देखो चोर चोर मौसेरा भाई। अब देखिए, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले, और ये जो अभिलेख था, जो सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए थे, अभिलेख की जो परंपरा शुरू हुई थी, वो अशोक के कार्यकाल से शुरू हुई, ऐसा कहा जाता है। अशोक सबसे ज्यादा लेख लिखवाया था, पत्थरों पर, बर्तनों पर, गुफाओं पर, स्तंभों पर। और अशोक के 3 तरह के लेख प्राप्त हुए थे। एक था स्तंभ लेख, दूसरा था शिलालेख और तीसरा था गुफा लेख। और इन तीनों की संख्या कितनी थी? 33। पूछा जाएगा अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 33। अशोक के अभिलेख कितने वर्गों में बटा था? 3 वर्गों में, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुफा। इसमें जो स्तंभ लेख है ये महत्वपूर्ण है, इनकी संख्या 14 है।
क्वेश्चन पूछा जाएगा अशोक के कितने स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं? क्या बोलिएगा? 14। क्लियर है? कुछ भी नहीं है। अब ये बात आएगा कि क्या अशोक ने अपने जो लेख लिखवाए थे सभी की भाषा एक थी? भाषाएं अलग अलग थी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं थी। तो देखिए अशोक की भाषाएं, अशोक ने खरोष्ठी लिपि में, अरमाइक एवं यूनानी लिपि में और ब्राह्मी लिपि में, 3 लिपि में अपने लेख लिखवाए थे। शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा जो पाकिस्तान में, यहां से जो अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान में, ये जो लिपि थी खरोष्ठी लिपि थी। किस लिपि में? खरोष्ठी। संस्कृत और हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। और ये लिपि कौन सी है? खरोष्ठी। भारत में जो अभिलेख प्राप्त हुआ, जो वर्तमान भारत है, उस समय पाकिस्तान भी भारत ही था, तो वर्तमान जो भारत है वहां पर जो प्राप्त हुआ, वहां जितनी भी लिपियां थी वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। यही ब्राह्मी लिपि आगे जाके देवनागरी लिपि बनी। अफगानिस्तान में भी इनके स्रोत प्राप्त हुए हैं अभिलेख, और वहां की जो लिपि थी वो थी अरमाइक एवं यूनानी। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक का साम्राज्य कितना बड़ा था। भारत पाकिस्तान से लेके कहां तक? अफगानिस्तान तक। अब खरोष्ठी लिपि के बारे में कहा जाएगा कि खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखा जाता था? दाईं से बाईं, दाईं से बाईं। और ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक ने अपने अभिलेख कितने लिपि में लिखवाए थे? 3। कौन कौन? खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरमाइक एवं यूनानी। क्वेश्चन पूछा जाता है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, ऑप्शन में देगा आपको दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, दोनों तरफ से, इनमें से कोई नहीं। आप क्या बोलिएगा? दाईं से बाईं। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। ये गुफाओं में देख रहे गुफा, इसके द्वार पर ही कुछ ना कुछ क्या होता है लिखा। इसके अंदर जाइएगा तो पत्थरों में भी कुछ ना कुछ क्या होता है लिखा। इसको कहा जाता है गुफा लेख। ठीक है, तो हाथी गुफा लेख ये कलिंग राजा खारवेल ने लिखवाया था। अशोक के अलावा कलिंग, कलिंग किसको कहेंगे? उड़ीसा, जिसे आज आप उड़ीसा कहते हैं, वो पहले कलिंग के नाम से जाना जाता है। और कलिंग युद्ध हुआ था अशोक के समय। उसके बाद अशोक अपना पूरा अस्त्र शस्त्र त्याग देता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम अशोक को पढ़ेंगे। नाना घाट गुहा अभिलेख ये सातवाहन शासक ने लिखवाया था। सातवाहन शासक बिहार में, सॉरी, हमारा जो मगध महाजनपद पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे कि किन किन वंशों ने यहां पर शासन किया, उसमें से सातवाहन भी मिलेगा। और कौन? सातवाहन शासक की पत्नी सतकर्णिका, और पत्नी का नाम क्या था? नागनिका। इसने अभिलेख खुदवाया था नाना घाट गुहा। जूनागढ़ अभिलेख इसको रुद्रा दमन ने, और इसने सुदर्शन झील, बहुत ही सुंदर झील है, सुदर्शन झील के इतिहास के बारे में इसमें वर्णन किया था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति समुद्र। इसके अलावा ऐरन अभिलेख जिसमें सती प्रथा होने का प्रमाण भी मिलता, उसमें सती प्रथा के बारे में भी लिखा गया। ये सारा अभिलेख हमारे पुराविदों ने प्राप्त किया, उसका अध्ययन किया, और उसमें क्या लिखे थे, किनके इतिहास की जानकारी थी, इन चीजों को प्राप्त किया गया। अगर आप आगे देखें तो 1750 ईस्वी में कहानी आएगी। 1750 ईस्वी में टाई पेंथेलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। अशोक का एक स्तंभ था, बहुत बड़ा स्तंभ था। ये देखिए, ये जो स्तंभ, ये लंबा चौड़ा स्तंभ है। अशोक, दिल्ली जाइएगा, दिल्ली जाना है और वहां पर आपको अशोक स्तंभ को देखना है। इस अशोक स्तंभ में लोहा का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अशोक स्तंभ है। इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ देख लीजिए छोटे छोटे अक्षरों में, और इसको अशोक का अभिलेख कहा गया।
और इसके बारे में सबसे पहले किसने पता लगवाया? टाई पेंथलर महोदय। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली के अशोक स्तंभ के बारे में सर्वप्रथम किसने पता लगवाया? तो टाई पेंथलर साहब ने। कब लगवाया? 1750 ईस्वी। अब खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिलेख आप देख रहे हैं, हाथी गुफा, नाना घाटी, जूनागढ़, प्रयाग प्रशस्ति आदि है, एरन अभिलेख। लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि खारवेल के हाथी गुफा, या इसे पूछ देता हाथी गुफा अभिलेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आखिर इसमें किसके बारे में जानकारी, किसके इतिहास के बारे में जानकारी है? तो कलिंग राजा खारवेल, कलिंग अर्थात उड़ीसा के राजा, किसने? खारवेल का यह अभिलेख पुरी, जिसको क्या कहा जाता है? उड़ीसा के हाथी गुफा से मिला है। उड़ीसा में एक जगह जिसका नाम क्या है? पुरी, और वहीं से मिला। इसके लिपि क्या है? ब्राह्मी। इसको जो लिखा गया ब्राह्मी, और यह प्रथम सदी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध का है। इसमें कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल के, कलिंग का जो प्रसिद्ध शासक था खारवेल, उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इसमें उसके प्रारंभिक 13 वर्ष के जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। 13 साल, शुरुआती 13 साल का जो शासन था, उस शासन के दौरान